गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे चलने के लिए फर्स्ट अगर हम बोलें कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है, या फिर ऐसे बोलो कि ट्वेल्थ के फर्स्ट और सेकंड दो चैप्टर कंप्लीट हमने कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड यूनिट जो है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, या थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं करंट। तो अभी तक क्या था, फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा है, फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर में चार्ज मूव नहीं किया था, मतलब हमने चार्ज को मूव नहीं कराया है, करंट के बारे में कोई बात नहीं की है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करंट के बारे में बात करेंगे। करंट के बारे में बात करने का मतलब हुआ कि अब चार्ज मूव करेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हमने बचपन से पढ़ रखी है ना? हाँ, क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द रेट ऑफ, सही है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इसे हम फॉर्मूला बेस पर अगर हम बोलें तो ये आई इज इक्वल टू बोल देते हैं क्यू ओवर टी। तो ये बात पहले ही बता दी थी कि जहां भी रेट वर्ड आएगा टाइम रेट ही होता है। अगर नॉर्मल रेट लिखा हुआ है तो वो टाइम रेट है, विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस या कुछ और हो तो अब अलग बात है, नहीं तो वो टाइम रेट ही है। कुछ लोग टाइम रेट भी लिख देते हैं बुक्स में, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करेंट। तो आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, तो चार्ज का फ्लो अपॉन टाइम। और एलिमेंट्री के लिए हम बात करें तो इसे बोलेंगे डी क्यू ओवर डी टी। आई इज इक्वल टू क्या बोल देंगे, डी क्यू अपॉन डी टी। तब भी बोल सकते हैं आई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। करंट के बारे में तो वैसे नॉर्मली सब पता ही है हमें। इसकी एस आई यूनिट क्या है, व्हाट इज दिस, इट्स एस आई यूनिट, इट्स एस आई यूनिट इज एम्पियर। किससे डिनोट करेंगे हम? ए से। यूनिट क्या है? एम्पियर। किससे डिनोट कर रहे हैं हम? ए से डिनोट करेंगे, कैपिटल ए। एम्पियर साइंटिस्ट नेम है, ए से डिनोट कर दिया हमने। इसके अलावा अगर हम 1 एम्पियर को डिफाइन करना चाहें, वैसे प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, 1 एम्पियर की प्रॉपर डेफिनेशन हम मैग्नेटिक में पढ़ेंगे भी और 11th में पढ़ के आए हैं, लेकिन हाँ यहाँ से बोलना चाहें तो बोल सकते हैं पर सेकंड, एक सेकंड में पर सेकंड पर कूलम चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू 1 एम्पियर होगी। इफ 1 कूलम चार्ज is produced or is flow in wire in 1 second, then the current flowing in the wire is known as 1 ampere। बस ठीक है। तो पर सेकेंड करंट फ्लो जितना, चार्ज जितना फ्लो होगा उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, स्केलर है, जबकि इसके पास डायरेक्शन है, लेकिन फिर भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। यानी कि स्केलर होने का मतलब हुआ कि इसके पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। क्या नहीं? इसके पास फिक्स डायरेक्शन। रीजन क्या है? फिक्स डायरेक्शन, तो अब डायरेक्शन तो है भाई, चार्ज जिधर फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। लर्न कर लो, चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज भी नहीं, इलेक्ट्रॉन्स जिधर फ्लो होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है? करंट। तो डायरेक्शन फिक्स हो गई। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि करंट जो है वो किसको नहीं ओबे करता है? वो वेक्टर के लिए जो हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम, लॉ पैरेललोग्राम वेक्टर में पढ़ा है, या एडिशन के लिए पढ़ा था, जिसमें आता है रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। उसको फॉलो या उसको ओबे नहीं करता है। जैसे अगर कैसे समझेंगे, जैसे ये है, सपोज 3 एम्पियर करंट इधर से आया, 4 एम्पियर करंट इधर से आया, दोनों यहाँ मिले और मिलने के बाद यहाँ पर जो करंट मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, R इज इक्वल टू अंडर रूट में 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 प्लस इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90, तो जीरो हो जाएगा कॉस 90, 19 और ये हो गया 5, 25 होगा, 25 का कितना आएगा? 5। तो रिजल्टेंट क्या आना चाहिए? 5 एम्पियर। लेकिन अगर हम यहाँ पर अमीटर लगा के और मेजरमेंट लें इसका, तो ये 7 एम्पियर निकल के आता है। करंट कितना आ रहा है? 7 एम्पियर। यानी कि करंट इस लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या एडिशन लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है ये। कैसी है? स्केलर। एक वर्ड और है, हाँ एक और बात, इलेक्ट्रिक करंट जो मिलता है नॉर्मली हम पढ़ेंगे, ज़्यादातर मैक्सिमम कोर्स में हम यही पढ़ेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो करंट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई भी चार्ज पार्टिकल हो जिसके पास इनर्शियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब उसके पास मास हो। इनर्शियल प्रॉपर्टी मतलब क्या होना चाहिए? मास। कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसके पास इनर्शियल प्रॉपर्टी हो
अगर वो मूव करेगा तो करंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी हम बोल रहे हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ना कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर केवल इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से मिलता तो हम द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते, तो वो नहीं है, फ्लो ऑफ चार्ज है। तो कोई भी चार्ज मूव कर सकता है, उस चार्ज के अकॉर्डिंग हमें करंट मिलेगा। नेक्स्ट है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जे से, और इसे हम फॉर्मूला के बेस पर ही डिफाइन करेंगे। J इज इक्वल टू फॉर्मूला है I ओवर A, J इज इक्वल टू I अपॉन A। I क्या है? करंट, A क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, और J करंट डेंसिटी। ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, इसमें ये चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन है, ठीक है। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, तो इसका एरिया वेक्टर भी यही होगा, फ्लो हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज, और ये एरिया वेक्टर। इस कंडीशन में ये फॉर्मूला है J इज इक्वल टू I अपॉन A, मतलब पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया जितना भी करंट फ्लो होगा उसे बोलेंगे करंट डेंसिटी। द करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। द करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। इसमें कंडीशन हो रहा है व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एंड एरिया वेक्टर इज सेम। एरिया वेक्टर और फ्लो ऑफ चार्ज की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? सेम। ऐसा नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम है जैसे सपोज एरिया वेक्टर ऐसा है, चार्ज का फ्लो इधर है, फ्लो ऑफ चार्ज, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी बना दी हमने, तो इनके बीच में कुछ एंगल जनरेट हो गया थीटा, ठीक है। अब हमें लेकिन चाहिए एरिया वेक्टर फ्लो ऑफ चार्ज वाली डायरेक्शन में ही चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? इसका एक कंपोनेंट ब्रेक करेंगे विच विल बी a cos थीटा। तो फॉर्मूला क्या होगा? J इज इक्वल टू I अपॉन A cos थीटा, ठीक है। ये कब होगा? जब डायरेक्शन सेम नहीं होगी तब। तो I इज इक्वल टू J A cos थीटा आएगा, यही आएगा J A cos थीटा। I विल बी इक्वल टू, cos हटा दो, J वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो देखो यहाँ से भी आई करंट जो है वो कैसी क्वांटिटी निकल के आई? स्केलर। कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट से मिल रही है। स्केलर हो गई, किससे मिल रही है? डॉट प्रोडक्ट से मिल रही है। डॉट प्रोडक्ट से मिल रही है, एक फायदा और हो गया, क्या? कि जे जो है वो कैसी हो गई? वेक्टर। तो करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट विल बी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर, एरिया मीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या होगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर यूनिट हो गई इसकी। तो I इज इक्वल टू J डॉट A आ गया हमारे पास फॉर्मूला। इसके बाद एक और है वर्ड, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसे रिप्रेजेंट करते हैं VD से, D सफिक्स में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बात समझो पहले, जैसे सपोज ये कंडक्टर है, आयरन की रॉड है सपोज, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। आयरन की रॉड है, मेटल है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो अब बात समझने वाली ये है कि वो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। जब वो मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, मतलब चार्ज मूव कर रहा है, और चार्ज मूव कर रहा है तो फिर करंट मिलना चाहिए। जब चार्ज मूव कर रहा है तो क्या मिलना चाहिए? करंट। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। अगर ऐसा हो रहा होता तो मेटल के जो डोर्स और विंडोज बना रखी है ना, वो सब करंट दे रही होती। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, तो फिर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? करंट क्यों नहीं मिला? उसके पीछे रीज़न समझो। जैसे सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस समय एब्सेंस है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे हमने किसी बैटरी से कनेक्ट किया नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो वह बैटरी भी नहीं है। अब बैटरी नहीं है तो उसका क्या हुआ? बैटरी ना होने से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में होंगे। कैसा मोशन होगा इनका? रैंडम। रैंडम मोशन का मतलब हो गया एक इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। मतलब इनका एवरेज अगर स्पीड निकालेंगे हम एन इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? 0। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो क्या होगा? वो उनकी मर्जी है, फ्री इलेक्ट्रॉन से कहीं भी जाएगा।
कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई इधर, उल्टा सीधा सब घूमेंगे। जब ऐसे घूमेंगे तो एक फिक्स डायरेक्शन नहीं हुई, तो फ्लो एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं है, तो करंट भी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उनकी एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो, एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हुई है। किसकी वजह से हुआ? क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्या नहीं है वहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो। क्या अप्लाई कर दें? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब हम बैटरी लगाएंगे। ये लो बैटरी लगा दी हमने, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये इलेक्ट्रॉन्स, और ये हमने लगा दी बैटरी। अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स किधर अट्रैक्ट होंगे? पॉजिटिव, टुवर्ड्स पॉजिटिव। मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, वो अलग बात है। इसमें क्रिस्टल लैटिस जो होगा उसमें आयंस भी होंगे, उन आयंस से टकराएंगे भी, टकरा के फिर मुड़ेंगे, फिर इधर चलेंगे। तो मोशन अभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में हो गया। जिगजैग होगा, टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, इधर आया, यहाँ टकराया, इधर चला जाएगा, इधर टकराएगा, इधर चला जाएगा, मतलब ऐसे चल रहा है ये, इधर ऐसे 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 कैसे भी चल रहा है, लेकिन चलेगा इधर ही, पॉजिटिव की तरफ ही वो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। तो जब एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा तो एवरेज जीरो नहीं हो सकता। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एवरेज जीरो होगा? नहीं, एवरेज जीरो नहीं होगा। तो अब करंट फ्लो होगा। एवरेज जीरो नहीं होगा तो अब क्या फ्लो होगा? करंट। बस एवरेज वेलोसिटी ही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द एवरेज वेलोसिटी of the electrons in the conductor is known as drift velocity. क्लियर? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे तब तक वो कैसे चल रहे हैं? रैंडम, कोई इधर, कोई उधर, कोई इधर। एवरेज स्पीड कितनी आ रही है? ज़ीरो। हमने क्या किया? उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे। और जब इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चलेगा तो उसकी एवरेज वैल्यू अब ज़ीरो नहीं होगी, बस उस एवरेज वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर? तो वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, वी डी विल बी इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस डॉट डॉट vn ओवर n। वेक्टर फॉर्म में वेक्टर साइन लगा दो। ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? अब इसका डेरिवेशन भी करेंगे हम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रिलेशन निकालना है, दो रिलेशन है इसके। एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ही रिलेशन निकालेंगे, एक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका कुछ। हो गया? चलो, इसके बाद अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमें क्या चाहिए? फॉर्मूला चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे। इसी जितना हमने किया है उसी से आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कुछ और नहीं करना है, इसी से आगे चलना है। देखो कैसे। चलो देखो अब क्या है, हम ये तो कंसीडर कर ही चुके, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव टू निगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, एब्सेंस थी, तब उसका इनिशियल स्पीड कितनी थी? u1 u2, और एवरेज कितना आया था? ज़ीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया तो वेलोसिटी v1 v2 vn तक बन जाएगी। तो ऐसा कैसे हो गया? वेलोसिटी कैसे बनी? फोर्स लगा होगा उस पर। ये पॉजिटिव जो था उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये निगेटिव उसे रिपेल कर रहा है, तो उस पर क्या लग रहा है? फोर्स। किसकी वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है उसको क्या बोलेंगे? वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? F ओवर Q। F इज इक्वल टू क्या होगा? QE। इन वेक्टर फॉर्म F वेक्टर इज इक्वल टू Q माइनस E और इंटू E। इक्वेशन नंबर थर्ड। बाई न्यूटन्स लॉ। सेकेंड लॉ क्या है न्यूटन का? F इज इक्वल टू क्या है? ma। F इज इक्वल टू ma। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, 3 और 4 से क्या आएगा? ma विल बी इक्वल टू माइनस में ee। दोनों ही फोर्स हैं, दोनों फोर्स हैं, दोनों को इक्वल कर दिया। इससे एक्सीलरेशन निकल आएगा। एक्सीलरेशन विल बी
माइनस ई ओवर एम, इक्वेशन नंबर 5। इतना एक्सेलरेशन होगा उसके पास, किसके पास? एक इलेक्ट्रॉन के पास। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नेवर चेंज। सभी इलेक्ट्रॉन्स का मास और चार्ज सेम ही होगा। देखो फिगर में, इलेक्ट्रॉन कोई भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? सेम। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, मास ये सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड सभी पर सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सीलरेशन विल बी सेम। सभी इलेक्ट्रॉन्स पर एक्सीलरेशन की वैल्यू सेम होगी। एक्सीलरेशन सेम हो गया। अब उससे क्या होगा? उससे ये होगा बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? v इज इक्वल टू u प्लस at फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। v1 विल बी इक्वल टू u1 प्लस at1। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ये दोनों वेक्टर हैं, और टाइम कैसा है? स्केलर है। देखो हम सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1 1 1 लिख रहे हैं, ऐसे 2 2 3 3 जैसे लिखते जाएंगे, लेकिन एक्सीलरेशन में 1 नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि एक्सीलरेशन सभी का सेम है। तो सेकंड के लिए क्या होगा? फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन v2 विल बी इक्वल टू u प्लस at2। ऐसे ही चलते जाओ, कहाँ तक? n तक। सो vd विल बी इक्वल टू vd v1 v2 vn अपॉन n। v1 v2 है हमारे पास, vn भी बन जाएगा। रखो वैल्यू, इसमें आंसर आने वाला है बस। v1 की वैल्यू u1 प्लस at1 प्लस v2 प्लस u2 प्लस at2 प्लस हटाओ इसे, नहीं, प्लस डॉट डॉट प्लस un प्लस atn, ऐसे ही लिख देते हैं ऐसे, और होल ओवर n। v1 v2 डॉट 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 और vn, ये वैल्यूज पुट कर दी हमने इसमें। यही u प्लस at u प्लस at u प्लस at पुट हो गई। इससे हमारे पास दो अलग अलग पोर्शंस बन गए। देखो हमने क्या किया, u वाला टर्म अलग कर लिया, u1 u2 u3 और un अपॉन n, प्लस a वेक्टर ले लिया कॉमन, at1 at2 atn, a कहाँ गया? कॉमन। क्या मिला? t1 प्लस t2 प्लस डॉट डॉट tn होल ओवर n। u2 un तक ये आ गया, प्लस a कॉमन ले लिया, t1 t2 tn। ये फर्स्ट इक्वेशन से 0 है। कितना है? 0। और बचा क्या हमारे पास? a वेक्टर, और ये क्या है? t1 प्लस t2 प्लस डॉट डॉट tn होल ओवर n। किसकी वैल्यू है ये? vd की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? vd की वैल्यू है। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और आगे करना है। अब क्या किया जाए? एक तो a की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम बड़े आराम से। किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं? a की वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो a की वैल्यू पुट कर दो, तो vd विल बी इक्वल टू a माइनस ई अपॉन m। vd 0 हो गया तो खत्म। a की वैल्यू है हमारे पास माइनस ई अपॉन m। और ये क्या है? t1 t2 tn। t1 क्या है? दो कॉलिजन्स जो हुई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, फिर वो बताया था क्रिस्टल लैटिस के आयन से कोलाइड करेगा, तो उन दोनों के बीच की टाइमिंग है वो है t1। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही कहीं टकरा रहा होगा, ऐसे ही तीसरा भी ऐसे ही n तक होगा। तो 2 सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच का एक टाइम इंटरवल है, और उसका एवरेज है ये। भाई एक इलेक्ट्रॉन का टाइम, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन का टाइम, फिर ऐसे nth इलेक्ट्रॉन का टाइम, और उनका क्या ले लिया हमने? एवरेज। इस एवरेज को हम बोलते हैं टॉ, वेयर टॉ इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। क्या है ये? रिलैक्सेशन टाइम। यही है vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। vd इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन m इंटू टॉ। ठीक है, क्लियर हो गया ये? इसे हम चेंज कर सकते हैं एक दो वर्ड्स में, और जैसे कभी कुछ पूछ ले, vd इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन m इंटू टॉ, और e को लिख सकते हैं v ओवर l। पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस पढ़ा होगा ना फॉर्मूला? यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है?
V इज इक्वल टू ई डी आर, तो E इज इक्वल टू वी ओवर डी आर, वी अपॉन एन। पोटेंशियल अगर दे रखा हो, वो जो बैटरी लगाई थी ना उसका पोटेंशियल दे रखा हो और कंडक्टर की लेंथ दे रखी हो तो हम इसे यूज करें। ठीक है, E अपॉन एम क्या है, कांस्टेंट, इससे चल रहे हैं इसे लेके। E अपॉन एम क्या है, कांस्टेंट, और टॉ जो है रिलैक्सेशन टाइम, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर और नेचर पर उस कंडक्टर पे। E अपॉन एम कांस्टेंट है, टॉ डिपेंड किस पे कर रहा है, टेम्परेचर और नेचर पे। मतलब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे या टेम्परेचर कम कर देंगे या ज़्यादा कर देंगे तो टॉ चेंज होगा। ठीक, तो मतलब ये हुआ कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो सीधा सीधा डिपेंड किस पर कर रही है, E पर। VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। ठीक है, E अपॉन एम कॉन्स्टेंट, टॉ डिपेंड करता ही नहीं, मतलब टॉ की वैल्यू जो है रिलैक्सेशन टाइम चेंज नहीं होगा। ठीक है, VD के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होगा, VD पे डिपेंड नहीं कर रहा है वो, VD पे डिपेंड ना करके किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर और नेचर पे उस कंडक्टर की। तो फिर VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। भाई दो चीज़ें खत्म हो गई, बचा जो है वो लिख लिया हमने। प्रोपोर्शनल साइन हटा दो तो VD इज इक्वल टू कांस्टेंट है म्यू E, वेयर म्यू इज मोबिलिटी। म्यू को क्या कहते हैं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यू क्या है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, तो ये म्यू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये VD की बात हो गई क्लियर। म्यू को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो VD अपॉन E लिख देंगे, उससे यूनिट भी आ जाएगी, डेफिनेशन बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट कर देना तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ही मोबिलिटी बोल देंगे। फॉर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर पूरा बोलना चाहो तो फॉर यूनिट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यूनिट भी बन जाएगी VD ओवर E, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों की यूनिट पता है, यूनिट भी तैयार है। क्लियर, तो ये हमारा स्टार्ट हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे इसे। ओके, थैंक यू।